हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स में बेटा आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, जिसे हिंदी में तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग कहते हैं, और इसी चैप्टर को आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लास 10th में ही बेटा आपने टर्म 1 में चैप्टर 8 पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो फर्स्ट टाइम बेटा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों की पहचान हुई थी, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। फिर कुछ एक रेशियो टेबल भी आपने याद करी थी और कुछ फॉर्मूले भी आप लोगों ने देखे थे। तो बच्चों, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फॉर्मूले आप लोगों ने याद किए हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, उसका यूज कहाँ है, वो चीजें बेटा हम लोग इस बार चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। हमारी डेली लाइफ की कई सारी हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए सुलझा सकते हैं। और इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है, इसकी जो फील्ड है वो बहुत वाइड है यार। ये समझ लो कि 11वीं 12वीं में अगर आप लोग कोर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो वहां पर समझ लो ट्रिग्नोमेट्री के बिना भाई मैथमेटिक्स आप लोगों को समझ में आने ही नहीं वाली। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं आती है ना, उसको फिर हायर मैथमेटिक्स में काफ़ी दिक्कत हुआ करती है। तो यहाँ पे हालांकि जो चैप्टर 9 है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली हैं, पर हाँ ये समझ लो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आया करेंगे और उन वर्ड प्रॉब्लम्स के जरिए बेटा हम लोगों को अपने आंसर निकालने होंगे। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज़ हम करने वाले हैं वो बेटा मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बढ़िया से बताने वाला हूँ। कुछ बेसिक्स की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी चैप्टर 8 के बेसिक्स की। अगर आपने चैप्टर 8 नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। शुरुआत में जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो शुरुआत में कुछ चीज़ें मैं याद करने के लिए बोलूंगा वो आप जरूर कर लेना, आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आ सकती है। ओके, और आप लोगों को ये चैप्टर एक बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो में अपने साथ जोड़ रखा है और मैं उनके साथ निरंतर बात करते हुए, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हुए बेटा मैं इस पूरे चैप्टर को आप लोगों को समझाने वाला हूं। एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा बेटा साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है भाई, ठीक है। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो चैप्टर बेटा, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को चैप्टर 8 आना जरूरी है। बेसिकली इस चैप्टर में ना हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की ही बातें करते रहा करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में देखो एक ट्रायंगल आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी बेटा हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है। देखो क्वेश्चन किस तरह से होंगे। हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसकी इन तीनों में से कोई एक साइड हमें मालूम होगी और साथ साथ कोई एक एंगल भी मालूम हो। देखिए ये तो मालूम है, अब इन दोनों में से कोई एक और एंगल बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा, ठीक है। मान लो जैसे ये दे रखा है 30 डिग्री और कोई एक साइड दे रखी है लाइक 5, ठीक है। तो अब इस 5 के यूज करके बेटा, इस 5 के जरिए बच्चे मुझे इसकी बाकी की दो साइड भी फाइंड करनी होंगी यार। बाकी की दो साइड भी हम लोगों को यहां पर फाइंड करनी होंगी। अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने रखी जाएंगी। जैसे आपसे बोल देगा कि भाई आप यहां से एक पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, और पतंग जो है, ये जो धागा जो है, ये जो रस्सी जो है, ये जो सद्दी जो है, ये एक्स एक्सिस के ये ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो लेंथ है दिस इज 100 मीटर। तो बताओ भाई इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। ये हाइट हमसे यहाँ पे पूछ ली जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने इधर देखने को मिलने वाले हैं। या फिर हमसे कहता है कि कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर एक पत्थर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है, और यहां ऊपर देखने पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितने की होगी और ये डिस्टेंस कितने की होगी। तो बेसिकली बात जो आएगी ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात बेटा हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी कोई एक साइड हमें मालूम होगी और 90 डिग्री के अलावा कोई एक और एंगल बेटा हम लोगों को इधर क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा और उसके बेसिस पे बेटा हम लोगों को जो है बाकी की दो में से किसी एक साइड को फाइंड करना होगा या फिर बाकी की दोनों साइड को हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो ये है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है उसकी जो एप्लीकेशंस हमारी रियल लाइफ में किस तरह से देखने को मिलती हैं वो चीजें बेटा इस चैप्टर 9 में यहां पर आएंगी। अब चैप्टर 8 आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा है, आपको अच्छे से मालूम है, बट फिर भी एक बार मैं आप लोगों को चैप्टर 8 ना जो जरूरी बातें इस चैप्टर के लिए हैं वो बातें बेटा मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा। तो बच्चों यहां तक सब सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तो सब सही चल रहा है सर भाई? हाँ सर। सरफ, सार्थक, आकांक्षा, हाँ जानवी, पर्णिका, ओके ठीक है। हाँ तो देखिए बेटा, ओके बेटा, तो देखो बच्चों अब ऐसा है ना, जैसे कि बेटा मैंने बोला हम यहां पर बात करेंगे
एक राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, और मान लेते हैं ये एंगल हमारे लिए थीटा है। तो इस थीटा की जो अपोजिट साइड होती है बेटा, एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, उस अपोजिट साइड को बेटा हम लोग परपेंडिकुलर के नाम से जाना करते हैं। इससे हम लोग परपेंडिकुलर बोला करते हैं। जो ये जो एडजेसेंट साइड होती है बेटा, एडजेसेंट साइड, इसे हम लोग बेस बोला करते हैं, इससे हम लोग बेस बोला करते हैं। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, ये हमारे लिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हुआ करती है बेटा, इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोला करते हैं, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है P, ये एडजेसेंट साइड बेस है B, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे लिए H। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा आप लोगों ने याद किए थे। क्या क्या थे? एक था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, फिर था हमारा कॉसेक थीटा, फिर आया सेक थीटा, और फिर एक हमारा आया कॉट थीटा। साइन कॉस टेन याद हो तो कॉसेक सेक कॉट हमेशा हमें याद रहते थे। क्यों? क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। आप लोगों ने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लाल बटे कक्का जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे थे बेटा, आपको मालूम है कि ये हमारे लिए लंब आधार और ये हमारे लिए हो गया कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो बच्चों ऐसा है ना, साइन थीटा था हमारे लिए P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे बन जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, B/H, आधार बटे कर्ण। और ऐसी टेन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर बनता था बेटा P/B, P के अपॉन में B। अब ऐसी कॉसेक सेक और कॉट जो है बेटा वो इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कॉसेक की बात करें, दिस कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी वन कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा लिखने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं H अपॉन में P। ऐसी सेक की बात करेंगे, दिस इज 1/cos थीटा, 1/cos H अपॉन में B। ऐसी कॉट का मतलब 1/tan थीटा, और ये मान लो हो जाएगा B के अपॉन में P, B के अपॉन में P। ओके, सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये बताओ जरा, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये हम लोगों को याद है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को देखो, जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को रेशियो टेबल याद करनी पड़ेगी। रेशियो टेबल में 0, 30, 45, 60 एंड 90। बस साइन कॉस एंड टेन, इनकी वैल्यूज याद रख लो बेटा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके अलावा और कोई टेंशन की जरूरत नहीं आएगी बेटा। यहाँ पे देखो साइन में बेटा याद है आप लोगों को, साइन बोलेगा तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये याद है बेटा आप लोग को? ये ठीक है ना? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ऐसी जो कॉस था, कॉस में बेटा शुरुआत वहां से करते हैं। जैसे लास्ट में 1 है तो मैं यहाँ 1 लिख लूंगा, फिर वहां पे √3/2 लिख लूंगा, फिर यहाँ पे 1/√2 लिख लूंगा, फिर यहाँ पे 1/2 लिख लूंगा, फिर 0 को वहां भेज दो बेटा, 0 को इधर भेज दीजिए। तो ये हो गया भाई। अब ऐसी बात करेंगे टेन की, तो टेन याद रखिए, टेन बेटा क्या है? टेन को हम साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते हैं। साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा 10 आ जाता है बेटा। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आता है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा और हमारे पास आ जाएगा 1/√3। ऐसे ही यहाँ पे 1/√2 से पूरा 1/√2 कट के ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये √3 बन जाएगा। 1 को 0 से डिवाइड किया बेटा तो यहाँ पर ये हमारे लिए नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ये बात ठीक है बच्चों? हाँ भाई? हाँ सर। हाँ भैया। ओके बच्चे, तो ये इतना आप लोगों को याद रखना है भाई, इसके बिना बात नहीं बन पाएगी। इसके बिना भाई बात नहीं बन पाएगी। चलो ठीक है, इतना आप लोग याद रख लोगे। अब देखो, देख सौरभ भाई, यहां पर ना एक चीज आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण,
ठीक है जी। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, दोनों सेम चीजें हैं भाई, दोनों होते हैं एक दूसरे के क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ये भी एक एंगल है, वो भी एक एंगल है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है। बस डिफरेंस क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम तब देखते हैं जब नीचे से ऊपर देखने पर हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल, जब उसकी बात करते हैं तो ये कब होता है, सर ऊपर से नीचे देखना चाहिए। हाँ, ऊपर से नीचे देखने पर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल यही होता है ना, हॉरिजॉन्टल, हाँ सर। वर्टिकल ये है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल, क्षैतिज के साथ बनने वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। जैसे बेटा सर मैं बोलूं, सौरभ हाँ सर। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बेटा, ठीक है जी, हाँ ये बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है भाई, और इस बिल्डिंग में तुम यहां पर बैठे हुए हो बेटा आराम से कुर्सी लगाकर, ठीक है, हाँ और सर, हाँ। और बिल्डिंग से तुम बोल रहे हो कि भाई, तुम मेरे को बोल रहा कि अनुराग भैया मैंने ना ये टॉप फ्लोर पे मैंने अपना घर ले रखा है, यहाँ पे ये मेरा वाला फ्लोर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है सर, हाँ। ठीक है जी, कह रहा बहुत पैसा है भैया, ऐसी क्या बात है, हम टॉप फ्लोर पे हम घर ले लिए हैं, छत भी हमारी है, ठीक है ना, तो कभी आना भैया, हाँ मिलके बैठ के खाएंगे पियेंगे। मैंने चल ठीक है भाई। हाँ। तो भाई अब ऐसा है ना, ये तेरे लिए हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, और यही हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है हमारे लिए उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है दोस्त। अब मैं बोलूं कि यहां पर भाई, यहां पर हमारा क्या बोलते हैं, अपना सार्थक भाई भी है, इधर यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, और सार्थक हाँ भाई सर, जो है तेरे को हाँ। आवाज मार रहा है कि भाई क्या बोलते हैं सौरभ ऊपर आ जाए, यहाँ से पतंग उड़ाते हैं दोनों, ठीक है, तो ठीक है अब ऐसे सर। वो ऊपर से नीचे देख रहा है, तो उस सिचुएशन में जब तुम ऊपर से नीचे देख रहे हो ना, तो देख हॉरिजॉन्टल देख अब ये है हमारे लिए, ठीक है, हाँ तो ये जो हाँ। हॉरिजॉन्टल है, यहां पर भी एक एंगल बन रहा होगा, ये एंगल हमारे लिए क्या होता है बेटा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस ये देखने का नजरिया है भाई, नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैं बोलूं ऊपर से लेके नीचे देखोगे तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सोच, ये हॉरिजॉन्टल जो है, ये वाला, ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड, और ये भी हॉरिजॉन्टल है भाई हमारे लिए, ठीक है, हाँ। तो वो और ये क्या, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये दोनों आपस में समांतर होंगे कि नहीं होंगे बेटा, होंगे सर। होंगे सर। तो बता भाई, इस हिसाब से अगर ये बीच में ट्रांसवर्सल आ जाए तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो रीजन है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, एकांतर अंतः कोण, तो इस वजह से बेटा ये जो है, ये एंगल और ये वाला एंगल हमारे लिए एक दूसरे के इक्वल हुआ करेंगे। तो ये बात बेटा आप लोगों को याद रखनी है कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से नीचे देखने पर हमारे लिए हुआ करेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात अगर आप लोग समझ गए बेटा, तो फिर इस चैप्टर में ना कुछ है नहीं, क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं यार। देखो कुछ उदाहरण बेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोग अलाउ करो तो। क्या इजाजत है बच्चों? हाँ। परमिशन ग्रांटेड है भाई? हाँ सर। ओके थैंक यू भाई। ओके सार्थक भाई परमिशन ग्रांटेड है ना सार्थक? हाँ भैया। ओके थैंक यू भाई। तो देखो बेटा ऐसा है, एक्सरसाइज आ गई हमारे सामने, लो जी बच्चे एक क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक्सरसाइज 9.1 से।
ये डायग्राम भी ले आते हैं, डायग्राम 9.11। ओके, तो देखिए बच्चे ऐसा है, क्वेश्चन में बोला गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है भाई, बड़ा वर्टिकल पोल है, दिख रहा है आप लोगों को वर्टिकल पोल? हाँ सर। और यहां पे एक रोप है बेटा, टाइटली एकदम स्ट्रेच कर दिया उसको, ठीक है, और जमीन पर वहां पर बांध दिया है और इस वर्टिकल पोल के टॉप से भी बांध दिया है। इस रोप की जो लंबाई है दिस इज 30 मीटर। ओके, फिर बोलता है कि भैया हाँ 20। हाँ सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये जो पोल हमारा है भैया यहाँ पे, इस पोल की हाइट बेटा मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। ये पोल जो है ना भाई, पोल मान लेते हैं इसकी हाइट है h, तो ये h बेटा मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, भाई रोप ने ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाया दिस इज 30 डिग्री। ये बात ठीक है बच्चों? तो जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने आइडिया दे दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करेगा बेटा हमेशा। देखो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री का है बेटा, तो पक्की बात है ये हमारे लिए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इस बात को मानते हो? हाँ ठीक है। और इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बताओ, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको बेस बोल सकता हूं? बेस। और इस 30 डिग्री के अपोजिट को बेटा मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ अब देख, अब आप फाइंड करना चाहते हो h, यानी आप फाइंड करना चाहते हो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हो और बेस तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है। इस बात को मानते हो? हाँ सर। हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने करना क्या है ना, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रेशियोज जो आपने पढ़े हैं, इसमें से देखो हाइट और परपेंडिकुलर के टर्म्स में कौन सा रेशियो है। तो आप देखेंगे हाइट और सॉरी हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर के टर्म में p बाई एच साइन थीटा भी आता है और h बाई पी कॉसेक थीटा भी आता है। आपकी मर्जी है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूं साइन थीटा, मैं यूज कर रहा हूं बेटा साइन थीटा। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह पर बेटा मैं क्या लिखूंगा? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेटा इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी है, और जो हाइपोटेन्यूज है बेटा हाइपोटेन्यूज दिस इज AC, ये हमारे लिए यहां पर AC है। अब देखिए ऐसा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 परपेंडिकुलर AB, AC की वैल्यू बेटा हमारे पास 20 है, 20 है, तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी 20 के अपॉन में 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आंसर आ जाएगा बेटा 10 मीटर। बोलो भाई, ये बात समझे या नहीं समझे भाई? समझ गया सर। बच्चों क्लियर है कि नहीं है? पढ़ने का समझ में आया बेटा? यस सर। आसान क्वेश्चन था ये वाला, तो यार ये तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आई थिंक आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं ध्यानपूर्वक आप लोग। यहां पे बोला गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बेटा कोई पेड़ है बहुत बड़ा, ये हमारा पेड़ हो गया बेटा बहुत बड़ा, ठीक है जी। आप सोचो ये जो पेड़ है बेटा, मान लो ये यहां से टूटे, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट होगा ये नीचे की तरफ आएगा, बट ये ना ग्राउंड को टच नहीं कर पाएगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ये यहां से टूटेगा तो, क्यों जी बच्चों? हाँ सर। अच्छा यहां ऐसे तो ग्राउंड को नहीं टच कर पाए। अच्छा एकदम आधे से टूट जाए, यहां एकदम आधे से, तो उस सिचुएशन में ये एकदम पूरा ग्राउंड को टच करेगा भाई। इस बात को मानते हो? हाँ सर। अच्छा आधे से भी ज्यादा यहां से टूट जाए तो इस सिचुएशन में भी अभी ग्राउंड को टच करेगा। पढ़ने का इस बात को मानती हो? यस सर। अब ये जो भी पेड़ है भाई, हमसे बोला गया है कि इसका जो टॉप है टूटने के बाद वो ग्राउंड को टच कर रहा है। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी कि ये जो पेड़ हमारे पास है, ये जो पेड़ बेटा हमारे पास है, मान लो पहले ये पूरा पेड़ था, ट्री, ठीक है जी, और मान लो ये यहां से बीच से ब्रेक हो गया, ये जो इसका इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका ब्रेक हो जाता है, और ये जो ब्रोकन पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है, ये जमीन को छूने लग जाता है भाई। ये बात ठीक है सौरभ? हाँ तो भाई देखिए पूरा कंप्लीट ट्री है, यहां से ब्रेक हुआ, ब्रोकन पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है और एक एंगल भी बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बेटा यहां पर ये इधर बना रहा है। ओके, फिर क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ये रहा बेटा ट्री का, पूरा ट्री ये रहा, तो फुट ये रहा उसके, और टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप जो टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, यहां तक की जो डिस्टेंस है गाइस, दिस इज 8 मीटर। 8 मीटर। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है बेटा, ये मेरे सामने आ गया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ भैया। बच्चों ऐसा है, ए से लेके बी तक की जो भी लेंथ है, मान लेते हैं लेट्स से दिस इज x मीटर, और ये जो इतनी है लेट्स से दिस इज y मीटर। तो टूटने के बाद जब ये नीचे आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी y मीटर ही रहेगा? इस बात को मानते हो? हाँ भाई ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिरा है तो भैया हाइट थोड़ी बदल जाती है, डिस्टेंस उतनी रहेगी ना, लेंथ तो उसकी उतनी रहेगी। तो बच्चों अब ऐसा है ना, हमें ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, तो सी तो ट्रायंगल यहाँ पे इस पॉइंट का लेट्स से दिस इज डी। ओके ओके, तो अब देखो ऐसा है ना, ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखिए बेटा, ए बी डी को। तो इसमें जरा ध्यान से देखना, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर। सौरभ मानता है? हाँ सर। दिस इज हाँ बेस, सर। हाँ दिख रहा है, एंड दिस इज हाँ सर। हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब देख, तुझे बेस मालूम है 8 मीटर, राइट? हाँ सर। तुझे हाँ। परपेंडिकुलर नहीं मालूम, परपेंडिकुलर नहीं मालूम बेटा तुझे, ठीक है? तो भाई अब ऐसा करते हैं ना, मैं यूज कर लेता हूं इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम। बेस और परपेंडिकुलर के टर्म्स में कौन सा रेशियो होता है बेटा? सर tan और cot। tan और cot। tan यूज कर लेते हैं, tan 30 डिग्री लिखूंगा सीधा। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर का अपॉन में बेस, तो p बाई बी नहीं लिखना, p बाई बी नहीं लिखना, परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी लिखना है, और बेस ए डी है। बोलो बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर सर 1/√3। 1/√3। ए बी हमारे पास है x, और ए डी कितना है? दिस इज 8, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8 के अपॉन में √3 मीटर। बोलो भाई, ए बी की लेंथ मिल गई, ए बी मिल गया। अब इसे बी सी चाहिए, तो बी सी निकालने के लिए मुझे बी डी निकालना पड़ेगा। तो देखो अब ऐसा है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है? हाँ सर, क्या? सर cos। कॉस होता है, कॉस थीटा लगा लो। अब कॉस 30 लगा लो, कॉस 30। तो कॉस का मतलब होता है बी बाई एच, बेस है ए डी, बेस है ए डी, एंड हाइपोटेन्यूज इज बी डी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी डी, ये हमारे पास आ गया बी डी। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, ए डी की जो वैल्यू है बच्चों वो है 8, दिस इज 8, और ये हो गया y। y को लेफ्ट में ले आओ, y √3, यहां पर रहेगा 8 × 2 16, y की वैल्यू आ जाएगी 16 के अपॉन में √3 मीटर। बोलो भाई ये बात ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। y भी मिल गया। अब हमें तो लेंथ ऑफ ट्री चाहिए ना, हाँ लेंथ ऑफ ट्री, तो उसके लिए ए बी में बी सी प्लस करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी, यानी x में y प्लस करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकली है 8/√3, उसकी वैल्यू निकली है 16/√3, ये बन जाएगा 24 के अपॉन में √3। इस बात को मानते को नहीं मानते बच्चों? हाँ भैया। अब देखो
16/√3 आ गया बेटा। डिनोमिनेटर में जब रूट आता है तो याद रखिए हमेशा इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। डिनोमिनेटर में रूट नहीं आने देते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है बेटा। तो √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर आ जाएगा 24√3, नीचे √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 8√3 मीटर। चेक करो लेंथ ऑफ द ट्री यही है कि नहीं है, लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री। बोलो बच्चा सही है कि नहीं? 8√3 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रही बच्चों बात? क्वेश्चन बढ़िया लगा? चले आगे बढ़े इसी तरह। हाँ सर। ओके इसी बात पे चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी बच्चे पढ़ो। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका डायग्राम बना के आप लोग इसका आंसर निकालो बेटा। पहले आप लोग ट्राई करेंगे इसको, जल्दी से हो जाएगी स्टार्ट बेटा। जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ओके देखिएगा बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भाई लोग मैंने बोला था जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो इसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से? पॉइंट से। किस चीज को? टॉप ऑफ अ टावर को, यानी पॉइंट नीचे है और टावर का टॉप ऊपर है। इस बात को मानते हो बच्चों? हाँ सर। अब ये मत बोलना सर ऐसे तो टॉप ऑफ द टावर तो हमेशा ऊपर ही होता है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो ये टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है, और पॉइंट यहां है और आप यहां नीचे देख रहे हो। बताओ तो क्या इस सिचुएशन में आप इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे? नहीं हाँ भैया। सर। तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा बेटा। बट इसने यहां पर क्या बोल दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब पॉइंट ऊपर नहीं है, पॉइंट कहां है? ये पॉइंट यहां नीचे है कहीं। इस बात को मानते हो भाई? नहीं सर। हाँ भैया। ये हमारे लिए हो गया पॉइंट। पॉइंट को पी नाम दे देते हैं यार, दिस इज द पॉइंट। ये हो गया टावर, टावर को ए और बी नाम दे देते हैं, और ये बी जो है दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है वो टावर के फुट से, टावर के फुट से, देखो ये तो टॉप हो गया, ये फुट हो गया, तो कितने डिस्टेंस पे बेटा वो पॉइंट? हाँ सर। 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्या बोलते हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है बेटा। बताओ काम में सिंपल है कि नहीं है? मीटर। हाँ सर। हाँ हो भैया। गया। इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत ही नहीं है। सो इन ट्राइंगल ए बी पी, हम सिंपली यहां पे बी और पी के टर्म्स में होता है 10, तो मैं लगा लूंगा 10 30 डिग्री। 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड बेस ए पी। तो देखो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ए बी बेटा हमारे पास कितना है वो मालूम ही नहीं हमको, बट ए पी मालूम है भाई कितना, 30, और यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30 के अपॉन में √3। और मैंने बोला भाई कि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं आने देंगे बेटा, तो 30 के अपॉन में ये जो √3 आ रहा है, हम √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3, ये भी कैंसिल, और हमारा जो फाइनल आंसर है बेटा वो आ जाएगा। क्या ये आंसर आ रहा था बेटा आप लोगों का? हाँ यस भैया। सर। हाँ सर। सबका ये था ना? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही पढ़ेंगे, अगले की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके क्वेश्चन 5 ध्यान से देखिएगा बेटा। कहता कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। पतंग उड़ रही है बच्चों।
द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओहो, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पे ये कि पॉइंट है, ग्राउंड है भैया, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और यहां से बेटा एक पतंग उड़ाई जा रही है। सौरभ भाई सही है? हाँ सर। पतंग की जो सद्दी है बेटा ये यहाँ पे ग्राउंड पे इधर बांध दी गई है किसी पॉइंट पे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, और जो काइट है बेटा ये किस ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, झुकाव कितना है, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ जो झुकाव है दिस इज 60 डिग्री। ये बात ठीक है बच्चों? हाँ। नाउ अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, ठीक है, बड़ा पूरी टाइट है एकदम ये, ठीक है, इन द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे इस लेंथ को फाइंड करना है बेटा। सो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है P, यह है Q, यह है R। तो इन ट्राइंगल PQR इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और ये एडजेसेंट साइड हमारे लिए बेस हो जाती है और ये हमारे लिए हो जाता है हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों साइन कॉस 10 क्या लगाऊं, जल्दी बताओ। साइन कॉस 10 क्या साइन लगेगा? परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हम साइन लगा लेंगे यहां पे। साइन 60 डिग्री फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है PQ, हाइपोटेन्यूस है PR, हाइपोटेन्यूस है PR। परपेंडिकुलर। ओह मैंने अच्छा सॉरी यार, RQ एंड PR। ओके, सो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। RQ की वैल्यू हमें मालूम है 60, PR बेटा हमें मालूम नहीं है, PR ही फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, PR की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, √3PR इक्वल टू में आ जाएगा हमारे 60 दूनी 120 और PR की वैल्यू आ जाएगी 120 के अपॉन में √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, तो 120 √3 अपॉन में 3 है तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 40 √3। ये हमारा बन जाएगा बेटा PR। ये इतना मीटर बेटा हमारा ये आंसर आएगा। चेक करो भाई आंसर सही है कि नहीं है बेटा, देख लो यार। हाँ भैया सही है। फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। सौरभ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ। आकांक्षा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। सौरभ भाई अब क्वेश्चन मजेदार हो गया। अभी तक के क्वेश्चन पिद्दी पिद्दी से लग रहे थे। हाँ सर। अब प्यारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम बनाओ फटाफट से। इसका पहला मौका आप लोगों के लिए, जल्दी से डायग्राम भी बनना है भाई अभी। तो कहते कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके बच्चों, यह है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी बड़ी है भाई? 30 मीटर। 30। और बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा है। बच्चे की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो मान लेते हैं ये बच्चा हो गया PQ और इसकी जो लंबाई है दिस इज 1.5 मीटर। ओके, क्या बोलते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देख रहे हैं भाई, कहां से? फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से बेटा ऊपर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। इस बात को मानते हो भाई? हाँ सर। हाँ भैया। लो भाई ये बन गया, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर। ओके, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जो एंगल है क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स
टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो जो बच्चा है ना भाई, ये बच्चा अभी यहां पर हाँ है, सर। तो उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा था उस टॉप के साथ, इट वॉज 30 डिग्री। बट कुछ देर के बाद वो बच्चा इधर आ गया, समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो इधर आ गया, तो अभी भी तो कुछ एंगल होगा ना भाई। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अपनी छत की टॉप को देख रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा और मुंडी ऊपर करनी पड़ जाएगी। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहां पर ये बच्चा अगर ऊपर देख रहा है तो जैसे पास आएगा तो उस टॉप को देखने के लिए इसको अपना मुंह थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा यार। तो वो जो एंगल है 60 डिग्री पर बेटा, इसको अपने एंगल मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा भाई। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, समझ गया। बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है गाइस, दिस इज 30 मीटर। अब सोचो 30 में भी सोचो, ये इतना हिस्सा, दिस इज 1.5, ए बी, लेट्स से दिस इज सी, तो सोचो ये कितना हो जाएगा बेटा? 28.5। 28.5 मीटर। क्या ये बात सभी को हजम हो रही है? हाँ। किसी के मन में कोई शंका तो नहीं है कि सर क्या कर दिया भाई? ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, सही है कि नहीं है? अब देखो बेटा, अब देखो, कहता कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बताओ उसने कितनी डिस्टेंस वॉक करी होगी? तो वॉक तो उसने बेटा ये डिस्टेंस करी है, समझ पा रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो अब मुझे इतनी लेंथ फाइंड करनी है। दिस, ये जो इतना हिस्सा है ना बच्चों, दिस इज क्वेश्चन मार्क। हमें ये क्यूएन फाइंड करना है, क्यूएन। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ सर। बच्चा पहले यहां था, ऊपर देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल था। बच्चा यहां आ गया, ऊपर देख रहा तो 60 डिग्री का एंगल है। इसकी जो हाइट है वो तो कांस्टेंट है, दिस इज 28.5। वैसे ये जो 1.5 था, उस 1.5 के जरिए बेटा मैंने 30 से 28.5 निकाला। अब देखो, आपने तो देखना है राइट एंगल ट्राइंगल को, आपने राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल देखनी है। अब दिक्कत क्या है ना, इस क्वेश्चन में 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इस बात को मानते हो? हाँ सर। हाँ भैया। एक हो गया ए सी एन, दूसरा हो गया ए सी क्यू। ये बात ठीक है बच्चों? हाँ सर। अच्छा सौरभ, जरा सोच बेटे, देख इस ऐसे ही क्वेश्चन बेटा अब आपको आगे लगातार दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं दिखेगा। देख हमेशा करना क्या है ना, देख ऐसा है, ये जो ट्राइंगल ए सी एन है, ए सी एन, बता इस ए सी एन में इस ए सी का यूज करके क्या तू एन सी निकाल सकता है? निकल जाएगा सार्थक, एन सी निकल जाएगा। हाँ। हाँ भैया। ऐसे ही बता। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देख, ए सी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल ए सी क्यू में बता बेटा 30 डिग्री और उस 28.5 का यूज करके क्या तो ये क्यू सी निकाल सकता है, पूरा क्यू सी? हाँ भैया। अब बता, उस पूरे क्यू से लेकर ये सी तक जो डिस्टेंस है, उस क्यू सी में से अगर इस एन सी को माइनस कर दिया जाए तो बता क्या बचेगा बेटा? भैया क्यू एन। क्यू एन आ जाएगा। सौरभ समझा क्वेश्चन? हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना? तो देख बेटा, अब यहां पर ऐसा है ना, नाउ इन ट्राइंगल ए सी एन, इन ट्राइंगल ए सी एन, ए सी एन में देख बेटा, ये 60 डिग्री का है, इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। मैं यूज करूंगा 10 60 डिग्री, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर ए सी, डिवाइड करेंगे बेस, बेस है एन सी, बेस है बेटा हमारे पास एन सी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए सी की वैल्यू है बच्चों 28.5 और अपॉन में एन सी है, एन सी को लेफ्ट में ले आओ तो एन सी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 के अपॉन में √3 मीटर। इसको रैशनलाइज कर लूं यार, सही रहेगा आइडिया? √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो √3 और √3 3 बनेगा, 3 उसको कैंसिल करेगा, 3 × 27, 3 × 15। चेक करो भाई इतना आएगा कि नहीं आएगा? देखो बेटा एनसी सही निकला कि नहीं निकला? क्या बोलते हो सौरभ? ओके, अब जैसे ये किया है, नाउ मैंने अभी ए सी एन लिया, अब मैं कह रहा हूं ए सी क्यू
क्यू ले लो, इन ट्राइंगल ए सी क्यू, ए सी क्यू। यहां पर जैसे 1060 है ना, तो 1030 ले लो बड़ा, यहां पे 1030 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए सी बेस हमारे लिए पूरा क्यू सी होगा बेटा, ए सी अपॉन में क्यू सी। क्या पढ़ने का, क्या आप ये बात समझी कि नहीं समझी बेटा? मैं इस बार पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं बेटा, मैं तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेटा मेरे लिए यहां पर बेस का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से ए सी को डिवाइड कर दिया है क्यू सी से, और 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए सी की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, क्यू सी बेटा मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ से क्यू सी आ जाएगा 28.5, आगे रहेगा √3 मीटर। सो सेकेंड भी हमारे पास आ गया। सो नाउ हमें चाहिए क्या? हमें तो क्यू एन चाहिए, क्यू एन डिस्टेंस, हमें तो क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, दिस इज क्यू एन। और ये क्यू एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू सी में से क्या माइनस करूं बच्चों? NC। क्यू सी में से एन सी माइनस कर दो। पढ़ने का सी है बहन? यस सर। क्यू सी है मेरी बहना 28.5 √3, और एन सी है बच्चों 9.5 √3। सो 28 और ये कितना बचा यार? 19 आ जाएगा 19। 19√3। √3 मीटर। बोलो बेटा सही है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। आंसर देख लो, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर देख लो बेटा, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया सही आ रहा यस है। सर। सही है ना? तो समझ पा रहे हो बात को? चैप्टर में क्या दिखने वाला पूरे चैप्टर में? आधा तो आप लोगों ने कर ही लिया यार चैप्टर। देखो क्वेश्चन, गिनती के क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 16। हाँ 16 में से 6 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक देखते हैं, चलो 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका डायग्राम बनाओ फटाफट से सभी बच्चे। क्वेश्चन को समझो, दोबारा ढंग से पढ़ो, फिर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। हाँ भाई सौरभ। हाँ सर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड है भाई, ग्राउंड हाँ सर। पॉइंट भी है। यहां से देख रहे हैं भाई, कहां? ऊपर या नीचे? हाँ सर। अबे यहां से ऊपर। फिर ऊपर। कहते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, किस चीज का? ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20-मीटर हाई बिल्डिंग। भाई यहां पर बन रखी है एक बिल्डिंग। कितनी बड़ी बिल्डिंग है? 20 मीटर। 20-मीटर हाई बिल्डिंग। और इसके ऊपर क्या लगा रखा है भाई? एक ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर, ठीक है जी। और ये जो ट्रांसमिशन टावर है बेटा, इसका ये हो गया टॉप, ये हो गया उस टावर का बॉटम। इस बात को मानता है? तो यहां से हम इसके बॉटम को भी देख रहे हैं, इसके टॉप को भी देख रहे हैं। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ। बोला है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले बॉटम को देख रहे हैं फिर टॉप को देख रहे हैं। तो जो एंगल बन रहा है बॉटम को देखने पे, जो एंगल बन रहा है दिस इज 45 डिग्री, और टॉप को देखने पे जो एंगल बन रहा है दिस इज समझ गया सर, 60 डिग्री। 60 डिग्री।
सार्थक क्लियर बेटा? हाँ भैया। दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब क्या बोलते हैं? अच्छा ये 20 मीटर की है, ये दो एंगल मिल गए मुझे। गॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ भैया। 90 डिग्री है, पी बी टी, दैट्स इट, दिस इज क्यू। दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं सबको? हाँ सर। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, बी पी क्यू, दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। बी पी क्यू, हाँ भैया। छोटा वाला बी पी और एक क्यू। इस ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये दिस इज परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो मैं आपसे बोलता हूं 10 45 लगा लो। परपेंडिकुलर हमारे लिए होगा बी क्यू और बेस हो जाएगा पी क्यू। परपेंडिकुलर बी क्यू, बेस हो जाएगा पी क्यू। 10 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ये होती है 1। अब बी क्यू की वैल्यू हमारे पास है बेटा 20, पी क्यू बेटा मेरे पास अभी नहीं है, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब भाई सौरभ, पी क्यू मिल गया? हाँ सर। हाँ सर मिल अब मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को बड़ा वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है? गया। हाँ सर। बड़े वाले ट्रायंगल में देख, तेरे को बेस मालूम है, तो क्या तू पूरा परपेंडिकुलर निकाल सकता है? हाँ। लिखो भाई, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू टी, बड़ा वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू टी। यहां पर अब 10 60 लगाओ बेटा, 10 60। इस 60 के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर ये पूरा है, यानी कि क्यू टी, और बेस हमारे लिए है पी क्यू, बेस हमारे लिए है पी क्यू। 10 60 की वैल्यू है √3। क्यू टी मुझे मालूम नहीं है। पी क्यू बेटा पी क्यू हमने अभी निकाल रखा है 20, तो यहां से बेटा क्यू टी जो निकल जाएगा 20 इंटू √3 मीटर। ठीक है, मुझे तो निकालना हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। नाउ हाइट ऑफ टावर, यानी मुझे h फाइंड करना है, और h फाइंड करने के लिए मुझे टी क्यू यानी इस क्यू टी में से इस बी क्यू को माइनस करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? हाँ भैया। क्यू टी में से मुझे माइनस करना पड़ेगा बी क्यू को। क्यू टी की वैल्यू हमने निकाली है 20 √3, और बी क्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है 20। दोनों में 20 कॉमन ले लो बेटा, ये इतना बेटा हमारा आंसर आएगा, इसको इतना ही छोड़ दिया जाएगा। अगर मान लो इन केस कभी क्वेश्चन में ना √3 की वैल्यू बोल रखा होता है कि उसको भी पुट करो, या फिर क्वेश्चन बोल रखा होता है कि √3 की वैल्यू 1.7 है, 1.73 है, 1.732 है, कुछ भी है, तो उसको पुट करके तब आपको कंप्लीट आंसर निकालना होता है, अदरवाइज आप इसको इतना छोड़ सकते हो बेटा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस आ गया सर। आज की कक्षा सफल मानी जाए। यस सर। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म है बेटा फिर ये, ठीक है? क्योंकि अब इसके 7 हमने कर लिए हैं, 2-3 तुम खुद भी कर लोगे, जो 4-5 नहीं हो पाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में ओवर कर लेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास कर रहे हैं ओवर, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, शुरुआत करते हैं। बच्चों ये बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? जल्दी से सर बताइए। 7 तक कर लिया था। 7 तक कर लिया था, ओके। 7 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो बच्चे मुझे ये बताओ, क्या 8th क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे ट्राई किया? 8th क्वेश्चन आकांक्षा, जानवी, पर्णिका, सौरभ, 8वां हो गया भाई, या करें? हाँ सर हो गया। करवाना है बेटा क्वेश्चन 8? पर्णिका यस सर हो गया। हो गया है, ना करवाऊं फिर? सर मेरे से तो हो गया। जानवी 8वां क्वेश्चन करवाऊं या नहीं करवाऊं बेटा? सर मैंने तो कर लिया। तूने कर लिया? सबने कर लिया है क्या? आकांक्षा आपने किया बेटा? यस सर। ठीक है, सबने कर लिया। चलो ओके, 9th बताइए, 9th हुआ कि नहीं हुआ? 9th भैया हो क्वेश्चन गया।
अबे सारे कर लिए हैं। हाँ भाई सौरभ, 9th हो गया? हाँ सर हो गया। 9th भी हो गया। अरे पढ़ने का 9th हो बेटा? 9th करवा दो। 9th करवा दो, ओके। चलो 9 देखते हैं बेटा फिर अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9th। बोला गया है भाई लोग, कहता कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बच्चों ये है टावर, ये हो गया हमारे टावर, और यहां आगे इस तरफ हो जाएगी कहीं बिल्डिंग होगी, ठीक है। टावर का ये हो गया फुट, ये हो गया टॉप, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, बिल्डिंग का ये हो गया फुट, ये हो गया टॉप। कहते कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉप ऑफ द टावर, बट कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा, यहां से हम ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो ये जो ग्राउंड के बेस के साथ जो एंगल बनेगा बेटा, दिस इज 30 डिग्री। पढ़ने का ये बात सही है? Yes. फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो वही जो एंगल हमारा है बेटा, ये हमारा बन जाता है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ओके, कहते कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इस टावर की जो ऊंचाई है दिस इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब मुझे इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना बेटा, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, सो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है बेटा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। पढ़ने का मुझे एक बात बता बेटा, क्या तुझे ट्राइंगल ए बी पी दिखाई दे रहा है? यस सर। इन ट्राइंगल ए बी पी, देखो डायग्राम बन के तब कुछ है ही नहीं। इस ए बी के जरिए क्या आप ए पी फाइंड कर सकती हैं? ए पी इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ये जो ट्राइंगल है बेटा हमारे पास, इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल में आपको एक एंगल मालूम है 60 डिग्री का, आपको एक साइड भी मालूम है 50 मीटर की। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे लिए बेस है। तो बेटा मैं आपसे बोल देता हूँ 10 लगा लो, 10 60 डिग्री, 10 60 का मतलब 60 का मतलब परपेंडिकुलर ए बी बेस ए पी, परपेंडिकुलर ए बी बेस ए पी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू है 50 और ए पी मुझे मालूम नहीं है, तो ए पी को लेफ्ट में ले आओ। ए पी इक्वल टू 50 के अपॉन में √3 मीटर, बेटा मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये मुझे मिल गया ए पी। ये बात ठीक है पढ़ने का? सर अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा, नाउ इन ट्राइंगल, अब ये दूसरा जो ट्राइंगल है ए क्यू पी, ए क्यू पी, ए क्यू पी, हमें बेटा एक बात बताओ, ए क्यू पी में बेस ए पी अभी अभी पता चला, क्या इसका इस्तेमाल करके अब हम पी क्यू निकाल सकते हैं? हम यूज करेंगे 30 डिग्री वाला एंगल, हम यूज कर रहे हैं 1030, 1030। 10 बेटा परपेंडिकुलर, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है पी क्यू, बेस है ए पी, पी क्यू बेस है ए पी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए पी की वैल्यू है बेटा मेरे पास, मैं इसको अभी पुट नहीं कर रहा हूं, मैं इस ए पी को लेफ्ट में ले आता हूं। 1/√3 इंटू ए पी इक्वल टू में पी क्यू रहेगा। अब 1/√3 ए पी यानी 50 के अपॉन में √3, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 50
√3 इंटू √3 क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हाँ सर। हाँ भैया। 16 एंड 2/3 आ रहा होगा ना आंसर, 16.67 मीटर। हाँ तो ये सर। हमारा आंसर हो गया। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, सही बात है Yes. बच्चों? ओके, हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 9। क्या 10 ट्राई किया किसी बच्चे ने? 10 सर 10 हाँ नहीं भैया। हुआ। 10 नहीं हुआ। ओके चलो 10 करते हैं। सार्थक हो गया तेरा? हाँ भैया हो गया। सार्थक तो पिछली क्लास में आया था ना? हाँ भैया आया था। ओके बेटा ठीक है। पिछली क्लास में कौन एब्सेंट था यार? जानवी तो आई थी पिछली क्लास में? हाँ सर। ओके ओके, कह रहा कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। पढ़ने का इसका मतलब क्या है बेटा? एक रोड है और एक पोल इस तरफ है, एक पोल इस तरफ है, दोनों पोल की लेंथ सेम है क्या बेटा? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसकी हाइट और इस, ये तो रोड होगी हमारे लिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। रोड इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड पर कहीं पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट है, जैसे इसको ए बी नाम दे देते हैं, इसको सी डी नाम दे देते हैं और इसको पी नाम दे देते हैं। ओके, सो कहते कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कह रहे हैं हम इसको भी देख रहे हैं, हम इसको भी देख रहे हैं। कह रहा ये 60 डिग्री का है, कह रहा ये एंगल 30 डिग्री का है। ठीक है भाई, ओके। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब मुझे इन दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है, दोनों सेम ही हाइट, तो हालांकि इसको h मीटर मान लेते हैं, तो ये भी हमारा h मीटर बन जाएगा। पढ़ने का बहन ये सही है? Yes, sir. बस रोड की लेंथ दे रखी है और ये एंगल दे रखा है। अब पोल की हाइट भी निकलेगी और ये डिस्टेंस भी निकलेगी। इतनी डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो ये जो इतनी डिस्टेंस है ये हो जाएगा 80 माइनस में x मीटर। मानते हो इस बात को? हाँ Yes. सर। हाँ अब बच्चों ऐसा है ना, ट्राइंगल ए बी पी में ए बी निकाल सकते हो, ट्राइंगल सी डी पी में सी डी निकाल सकते हो। ये जो ए बी निकलेगा और वहां से जो सी डी निकलेगा, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस बात को मानते हो ना? हाँ सर। तो लो भाई, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। मैं कहता हूं इन ट्राइंगल पहले लेते हैं डी सी पी या फिर डी पी सी। डी पी सी में यूज कर लो 10 लगा लो बेटा। इस पर 10 लगाओगे तो रूल है परपेंडिकुलर, यानी कि सी डी बेस है पी सी। 1060 की वैल्यू √3 होती है, सी डी की वैल्यू h होती है, पी सी की वैल्यू x होती है और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, भविष्य में इस्तेमाल करेंगे इसका। ऐसी इन ट्राइंगल अब ले लेते हैं ए बी पी। अब जो है यहां पर भी 10 लगाओ बेटा, 10 30 लगाओगे तो परपेंडिकुलर रहेगा ए बी, यहां रहेगा ए पी, ए बी के अपॉन में रहेगा ए पी। 1030 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। ए बी की वैल्यू h है, AP की वैल्यू 80 माइनस x है। दिस इज 80 माइनस x।
यहाँ से मैं 80 माइनस एक्स को लेफ्ट में ले आऊँगा, अपॉन में रहेगा √3 और ये भी इक्वल टू एच आ गया। बच्चों ये h की वैल्यू √3x भी है और h की वैल्यू वो भी है, दोनों को इक्वेट कर ले भाई। हाँ सर। सही रहेगा ना आइडिया? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो h की वैल्यू है यहाँ पे √3x और वहाँ पर h की वैल्यू है 80 माइनस एक्स के अपॉन में √3। √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, आगे x रहेगा, यहाँ 80 माइनस एक्स रहेगा, x को लेफ्ट में ले आओ, 3x प्लस एक्स, 4x इक्वल टू 80। 4x इक्वल टू बेटा हमारे पास 80 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। 20। अब समझ जाओ, ये 20 है तो ये 60 होगा, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, हाइट h किसके इक्वल था ना? h जो हमारे पास है वो √3x है, √3x की जगह 20, तो ये बन जाएगा 20 √3 मीटर। h की वैल्यू भी आ गई 20 हाँ, √3 मीटर। सो क्वेश्चन हो गया भाई समाप्त। 3 चीजें पूछी थी, हाइट बताओ और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो ये 20 है, ये 60 है और ये 20 √3 है बेटा। क्वेश्चन क्लियर? चलिए आगे बढ़े। किसी को दिक्कत है बेटा माइक ऑन कीजिए, किसी को दिक्कत है माइक ऑन कीजिए बेटा। पढ़ने का कुछ पूछना बेटा? नो सर, क्लियर है। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन आगे बेटा हमारे पास। 11th में डायग्राम भी दे रखा है भाई हमारे पे इधर। तो देखिए क्या बोलता है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ओके बेटा, कोई नहर हो गई, कोई कैनाल होगी, ये हमारा हो गया टीवी टावर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बेटा नहर के दूसरी तरफ कोई पॉइंट लिया और यहां से टावर के टॉप को देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कह रहा है इसी पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाओ। ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, ओके। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब हम यहां से बेटा हम इसको देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ जाता है, ओके। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है और ये जो नहर की जो विड्थ है बेटा x, इसको फाइंड करना है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, यही है, इसमें भी देख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है डायग्राम नहीं में? सर। सेम ही हो गया ना। तो A B C D नेमिंग वही सेम कर देते हैं, A B C एंड दिस इज D। तो बच्चों देखो ऐसा है ना, तो दो देखो ये तो 90 डिग्री का है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर भी दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को। सबसे पहले छोटा वाला जो राइट ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहां पर यूज कर रहे हैं 1060 लगाएंगे। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC, 1060 की वैल्यू √3 है, AB की वैल्यू बेटा h है और BC की वैल्यू बेटा मुझे मालूम नहीं, फिलहाल इसको मैंने x मान रखा है, तो यहां से h आ जाएगा √3x। एक ही क्वेश्चन आ रही है भाई सौरभ, ये ठीक है इतना? हाँ सर। अब इतना होता है बेटा। अब मैं आपसे बोलता हूं बच्चे कि अब बड़ा वाला राइट ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD, यहां पर आप 1030 डिग्री लगा लो। तो देखो ऐसा है, 1030 डिग्री लगाओगे तो परपेंडिकुलर तो वो AB रहेगा, बट बेस हमारे पूरा BD आ जाएगा भाई, BD। हाँ सर। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, AB को हम h बोल रहे हैं और BD जो है बेटा, BD को बेटा मैं लिख सकता हूँ x + 20। मानता इस बात को? हाँ सर। x + 20 को लेफ्ट में ले आओ, x + 20 के अपॉन में √3 है, दिस इज h। तो ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन 2, राइट। हाँ अब सर। जो है फ्रॉम 1 and 2, h की वैल्यू √3x भी है
और h की वैल्यू x प्लस 20 के अपॉन में √3 भी है, तो √3 इंटू √3 3x, आगे x प्लस 20, 3x माइनस x, 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि नहर की जो चौड़ाई है बेटा वो 10 मीटर हो गई। हाँ सर। अब इसने बोला हाइट भी बताओ ना, हाइट ऑफ टावर, वो √3x निकला भाई, ये तो √3x और x हमारा निकला 10, तो 10 √3 हमारा आंसर आ गया बेटा। इसमें चेक कर लो आंसर ये है कि नहीं है, देख लो यार। हाँ भैया। 10 हाँ √3। सर यही है। तो ये भी बढ़िया आसान क्वेश्चन था बेटा, सही है ना? हाँ सर। पढ़ने का ठीक है बेटा, पढ़ने का। यस सर। अरे सही है क्वेश्चन। यस सर। बच्चों जब डिप्रेशन बोल रहा है तो समझ जाओ ऊपर देखना है, ठीक है जी। और एलिवेशन बोले तो बेटा, अरे क्या बोले, डिप्रेशन बोले तो नीचे देखना है भाई, ठीक है। और एलिवेशन में ऊपर, क्या बोल रहा हूं मैं भी यार। चलो, कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं बिल्डिंग, लेट्स से दिस इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो ऊंचाई है दिस इज 7 मीटर, 7 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है। एंड फ्रॉम द टॉप, इसका जो टॉप है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, इसके टॉप से क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। भाई क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन? सर एलिवेशन। एलिवेशन। एलिवेशन में ऊपर देखना होता है या नीचे? या ऊपर। 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 तो यहां से ऊपर देखना है भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। यानी कि समझ जाओ इसी सीध में बेटा आगे एक केबल टावर भी है और उस केबल टावर के टॉप को बेटा मैं देख रहा हूं, टॉप। तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, दिस इज 60 डिग्री। सौरभ भाई ठीक है? हाँ सर। इसको सी डी नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं। टावर ये पूरा कंप्लीट है यार, पूरा हमारे लिए टावर है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर देख रहे हैं किस चीज को, टॉप ऑफ अ केबल टावर, दिस इज 60 डिग्री। और यहीं से ही एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर के फुट को भी देखो भाई लोग, इसी पॉइंट से तुम टावर के टॉप को भी देख रहे हो और इसके फुट को भी देख रहे हो। तो फुट को देख रहे हो यानी नीचे देख रहे हो, तो डिप्रेशन कितना बेटा 45 डिग्री का। तो हमारा ये 60 डिग्री का है और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है। ये बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। यस सर। करेक्ट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट बतानी है, तो देखो एक बात तो श्योर है, ये जो इतनी लेंथ है दिस इज 7 मीटर। इस बात को मानते हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ सर। इतनी लेंथ को क्या मान लें यार, इसको हम क्या नाम देते हैं? एच प्लस। या फिर एक काम कर सकते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, पूरा जो टावर है उसकी लेंथ को हम, उसकी हाइट को हम h बोल लेते हैं। अब क्योंकि इतनी जो वैल्यू है दिस इज 7, तो ये क्या होगा, h माइनस 7 बोल सकते हैं इसको। हाँ भैया। हाँ सर। ऐसे भी ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे h की वैल्यू निकल जाएगी सीधा, है ना? हाँ सर। पढ़ने का ही ठीक है बेटा। यस सर। पूरे की हाइट मैंने h मान ली है, उस h में से इस 7 को हटा दो, h माइनस 7, तो ये इतना हिस्सा होगा। अब ऐसा है ना, अच्छा सोचो, ये तो 90 डिग्री का है, ये हमारा 90 डिग्री का, अच्छा ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। इस बात को मानते हो? यस सर। हाँ सर। इतनी वैल्यू को बेटा मैं x मीटर मान लेता हूं। तो अब देखिएगा, इन ट्राइंगल, वहां करेंगे, उधर करते हैं यार।
इन ट्राइंगल, पहले जो है मैं ये नीचे ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में देखो इस 45 के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 10 45 इक्वल टू ए बी के अपॉन में ए सी, ए बी के अपॉन में ए सी, 10 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 7, ए सी की वैल्यू x, 7 के बट्टे में x, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7। लो भाई ए सी 7 है तो पक्की बात है बीपी भी 7 होगा। आगे बच्चों हाँ हमारा यस सर। ए सी और बीपी दोनों ही x के इक्वल होंगे, यानी कि 7 मीटर के इक्वल होंगे। अब जो है नाउ ट्राइंगल बीपीडी में, नाउ इन ट्राइंगल बीपी एंड डी, बीपीडी में इसमें बेटा 1060 लगा लो, 1060 लगाओगे तो परपेंडिकुलर डीपी है, परपेंडिकुलर डीपी बेस हो जाएगा बीपी, 1060 की वैल्यू √3 होती है। डीपी कितना बेटा हमारे पास, डीपी इज h-7, h-7, बीपी हमने अभी निकाला बेटा कितना 7, तो 7√3 इक्वल टू h-7, तो 7√3 इक्वल टू में h-7, 7 को लेफ्ट में ले आओ, 7√3 प्लस 7, तो h दोनों में 7 कॉमन, चेक कर लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। हाँ भैया आ रहा है। ठीक है आ रहा है ना, सही है। तुम जैसे अगर मान लो तुम ये 7 था, तुम इसको h मानते तो जो h की वैल्यू निकलती है ना उसको h में फिर अलग से 7 प्लस करना पड़ता। ठीक है हाँ तो ये भी यहां पे हो जाता है भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर। 13th हुआ भाई किसी से? हो गया सर। हाँ भैया सब अबे सारे कर लिए हो तुम लोग यार। यस सर हो गया। हो गया, क्या बात है यार, सारे बच्चे होशियार है मेरे। चलो देख लो थोड़ा सा, बस ऐसी डायग्राम से समझ लेते हैं क्या है। कह रहे कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस है भाई, ठीक है ना। हाँ सर। सीधा बनाओ यार, ये हमारा लाइट हाउस। समुद्र में बेटा जहाजों को ये क्या बोलते हैं, रास्ता दिखा रहा है। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 75 मीटर। कहता कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। भाई इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड, भाई दोनों शिप एक ही साइड है, मान लो एक शिप यहां पर है तो दूसरी शिप यहां पर कहीं होगी, तो वहां से हम इसको भी देख रहे हैं, वहां से हम इसको भी देख रहे हैं, दोनों को देखा जा रहा है। ठीक है, तो जो एंगल बन रहे हैं बेटा, यहां पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां पर हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कह रहा है कि इफ वन शिप, ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये जो दोनों शिप्स हैं बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा मुझे यहां पर फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये A है और ये B है। तो इसको करने का तरीका सिंपल है बेटा। आप लोगों ने पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस 45 का यूज करके आपने सबसे पहले AP निकालना है। जब AP निकल जाएगा फिर बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा आप लोगों ने उस AB का यूज करके फिर आप लोगों ने AQ निकालना है, AQ। तो अब मैं आपसे पूछूं, इस AQ में से इस AP को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? क्या हम कह सकते हैं PQ बचेगा? बोलो भाई, PQ बचेगा बेटा हमारे पास। बोल बेटा, पढ़ने का सही है कि नहीं है? यस सर। हो, ये तो ऐसी किया होगा ना क्वेश्चन है। यस सर हाँ यही भैया। बात है। ओके, तो ये खुद से करना भाई, मतलब ट्राई करना जिसने नहीं किया है। ये बलून वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? भैया हो गया। वो सारे कर लिया भाई यार, सब हो सर गए ये तुमसे। वाला करा दो। ये वाला करा दो।
पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन को। कहते कि a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ठीक है, देखो भाई ऐसा है सारा मेरे भाई, हाँ सर। एक कन्या है और कन्या की ऊंचाई कितनी है? 1.2 सर मीटर। 1.2 मीटर। ठीक है, ये हमारी हाँ। ए, ये हो गया बी। और इसने देखा एक बलून आसमान में उड़ता हुआ। ठीक है भाई, हाँ सर। यहां पर मान लेते हैं सी है, और बलून देखा भैया तो यानी ऊपर दिख रही है बच्ची, है ना? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनेगा। हाँ सर। सही बात है। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा बलून किस ऊंचाई पर है? बलून जो हमारा उड़ रहा है वो किस हाइट पर उड़ रहा है भाई? 88.2 मीटर। तो समझ जा बेटा, ये जो इतनी वैल्यू है दिस इज 1.2 मीटर। अरे यार 1.2 मीटर, तो ये जो इतनी वैल्यू होगी क्या हम कह सकते हैं दिस इज 87 मीटर। 87। सार्थक सही है बेटा? हाँ भैया। कहता कि पढ़ने का सही है बेटा? Yes, sir. फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आईज, उसकी आंखों से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, अभी जो है भैया किसी समय पर कितना है? 60 डिग्री है। ओके, कहता आफ्टर सम टाइम, कुछ देरी के बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब हुआ क्या, हवा चलेगी भाई तो बलून आगे जाएगा। क्यों जी बच्चों? हवा चलेगी तो बलून आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कह रहा बढ़ गया आगे। हाँ सर। ठीक है, अब आगे इस तरह से बढ़ा ना यार, हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, ये नहीं कि मतलब और ऊपर चले गया नीचे आगे, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टली बस आगे स्ट्रेट आगे जा रहा है। ठीक है, ऐसी एजम्पशन है। और कहते कि अब बताओ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कह रहा कि ये जो बलून है वो यहां से यहां पहुंच गया, तो इसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना यार, वो डिस्टेंस कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सरल है बेटा। ए बी हमारे पास सी है, दिस इज डी, इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले आप लोगों को ट्राइंगल नजर आ रहा होगा बीपीसी। देखो इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा चेंज भी करूंगा, एग्जाम में कैसे और किस और तरीके से पूछा जा सकता है वो भी अभी बताऊंगा। देखो बीपीसी है, तो यहां पर मैं आपसे बोलता हूं 1060 लगाओ, 1060। तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर सीपी को डिवाइड कर दो बीपी से। 1060 की वैल्यू √3, सीपी हमारे पास 87 है, बीपी हमें मालूम नहीं है, तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी 87 के अपॉन में √3 मीटर। ऐसी बेटा मैं आपसे बोलता हूं इन ट्राइंगल, अब ले लो बी क्यू डी, ये वाला एंगल दिख रहा है ना बच्चों? तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया था, कितना हो गया था? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो बी क्यू डी, यहां पर 1030 लगाओ बेटा, तो ये हो जाएगा क्यू डी क्यू अपॉन में बी क्यू। 1030 यानी 1/√3, तो डी क्यू हो जाएगा 87 और बी क्यू मुझे मालूम नहीं है, तो बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी बेटा 87√3। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं तो ये बताओ नीचे जो है ये √3 से √3 3 बनेगा, वो 3 उसको कैंसिल करके 29 आ जाएगा। इस बात को मानते हो बच्चों? हाँ सर। नाउ हमें तो डिस्टेंस डी चाहिए, हमें तो चाहिए डिस्टेंस डी, और डिस्टेंस है पी क्यू, और जो पी क्यू है वो कैसे आएगा? जब बी क्यू में से बीपी माइनस करेंगे, मानते हो? पूरे बी क्यू में से इस बीपी को हटा दो तो क्या बचेगा? पी क्यू। अब बी क्यू की वैल्यू निकली है 87√3, पी क्यू की वैल्यू निकली है 29√3। कितना आ जाएगा बेटा? 58√3 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर।
अब बेटा इतना भी आप लोग समझ गए भाई, ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन ने यही पूछा था, क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया है। अब देखो एग्जाम में ना आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि मान लो इस बलून को यहां से वहां तक पहुंचने में, यहां से वहां तक पहुंचने में इस बलून को मान लो 2 सेकंड लगे, ठीक है। अब बताओ इस बलून की स्पीड क्या थी आगे जाने की, आपसे पूछ लिया कि स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपने निकाला और टाइम बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, तो 29√3, ये इसकी आ जाएगी स्पीड, इतना मीटर पर सेकेंड। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस सर। हाँ भैया। या फिर और क्या बोल सकता हाँ, है सर। कि यहां से वहां जब ये गया है ना, तो इसकी स्पीड मान लो 29√3 थी, तो बताओ इसको टाइम कितना लगा होगा, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी आपसे चीज पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन में आपसे कुछ और चीजें इसमें ऐड कर सकता है बेटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? नहीं सर। नहीं भैया। ओके, Excuse इसी me, को हटा sir? दो। हाँ बोलो बेटा। सर हमने टाइम 2 सेकेंड कैसे लिया? अरे वो तो मैं खुद से मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिया था, ओके सर। ठीक है। ऐसे एग्जाम में कुछ और भी दे सकता है ना। ओके सर। चलिए ये भी हो जाता है। अरे खत्म हो रहा है क्या चैप्टर? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को बेटा ढंग से समझेगा क्योंकि यहीं पर ही आप लोगों को समय लगेगा थोड़ा समझने में। ओके सौरभ भाई, हाँ सर। बोला गया कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। टावर है भैया, दिख रहा है? हाँ। कोई स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है दोस्त। हाँ कह रहे सर। कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई एक आदमी यहां बैठा हुआ है, मतलब इधर खड़ा है, उसकी हाइट वगैरह कुछ दी नहीं है, तो मैं उसको एक सिंपल पॉइंट मान के चलूंगा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। भाई इस बंदे ने यहां पर देख ली गाड़ी, वहां से देखी नीचे, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो ये हाँ, एंगल सर। कितना कितना हो गया बेटा, कितना दे रखा है? 30 डिग्री का एंगल है ये बात, ठीक है। हाँ सर। फिर क्या बोलते हैं, विद जो कार है बेटा, जैसे अगर मान लो ये टावर है, यहाँ पे पी टी इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको सी नाम दे देते हैं कि कार है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और जो गाड़ी है उस तरफ जा रही है, इस बात को मानते हो? हाँ सर। तो गाड़ी उस तरफ जा रही है भाई, तो अभी यहां पर कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाएगी, हाँ। और वो आदमी उसको फिर से नीचे देखेगा, सही बात है। हाँ सर। कहता है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। भाई कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना हो जाता है? वो 60 डिग्री का हो जाता है बेटा। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री का है, तो ये हमारा 60 डिग्री का है। पर यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लगी वो नहीं दिया, हमें टाइम दे दिया कि टाइम कितना लगा। टाइम लग गया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कह रहे कि ना फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहे कि अब बताओ इस पॉइंट से उस पॉइंट पी तक पहुंचने में अब कितना समय लगेगा। ठीक है, बताओ बेटा अब हमें यहां से वहां तक पहुंचने में अब कितना समय लगेगा। तो अब देखो बेटा ऐसा है, यहां पर भी वापस इसलिए कुछ टाइम तो लग रहा ही है, टी सेकंड मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा कार की स्पीड मालूम है बेटा आप लोगों को? नहीं सर। नहीं भैया। लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कितना मान लें यार, स्पीड एस मान लें, एस ऑलरेडी यूज सेकंड में यूज कर रहे हैं।
स्पीड x मान ले क्या, x मीटर पर हाँ, सेकेंड। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम इंटू स्पीड कह सकते हैं ना। हाँ भैया। सौरभ सही है? हाँ सर। अब सौरभ मेरे को एक बात बता, C से D तक जाने में जो डिस्टेंस लगेगी, C से D तक, C से D तक में जो डिस्टेंस लगेगी, टाइम है 6 सेकेंड और स्पीड है x। टाइम है 6 सेकेंड और स्पीड है x। क्या मैं इतना मीटर बोल सकता हूं? हाँ सर। ऐसी बता, D से P तक जाने में, D से P तक जाने में टाइम है t और स्पीड है x। इतना मीटर बोलने कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। लो भाई, अब इस क्वेश्चन में हम नॉर्मल जैसे पहले तुम करते आ रहे थे ना, अब सब कुछ भाई नॉर्मल तरीके से चलेगा। मैंने अभी तक इस क्वेश्चन में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? पहले मैंने एक चीज ये मान के चला कि D से P तक पहुंचने में t सेकंड लगते हैं। फिर मैंने इस क्वेश्चन में जो कार की जो स्पीड थी, उस स्पीड को मैंने x मीटर पर सेकंड मान लिया। फिर मैंने आपसे बोला C से D तक पहुंचने में डिस्टेंस हमने कितनी कवर करी, तो आपने फॉर्मूला लगाया टाइम इंटू स्पीड। टाइम लगा था 6 सेकंड, स्पीड थी x, तो इतना मीटर लग गया। ऐसे ही उस D से P तक पहुंचने में टाइम हम t मान के चल रहे थे और स्पीड थी x, तो tx इतना मीटर हो गया। ठीक है, ओके। हाँ सर। अब देखिए बेटा, अब मैं ट्रायंगल लूंगा जैसे पहले कर रहे थे, छोटा ट्रायंगल DPT, इन ट्रायंगल DP एंड T। यहां पे यूज कर लो 1060, यहां पर यूज कर लो 1060। 1060 लगाओगे तो परपेंडिकुलर है TP, बेस है DP, ठीक है। और 1060 की वैल्यू होती है √3 TP और DP इज TX। तो यहां से TP की वैल्यू, अच्छा TP को मैं H ले लूं क्या, तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी √3 TX। ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक चीज आ गई बेटा हमारे पास। ऐसी अब बड़ा वाला ले लो बेटा ट्रायंगल, इसमें TPC CPT, इन ट्रायंगल CPT यहां पे 1030 लगा लो बेटा, 1030 लगाओगे, परपेंडिकुलर है TP, परपेंडिकुलर है TP और बेस है CP, बेस है CP। तो 1030 होता है 1/√3। TP यानी कि H और CP यानी कि CD प्लस DP। बच्चों में मानते हो? तो ये 6x और वो है TX। 6x में प्लस करना पड़ जाएगा TX। पढ़ने का ये बात समझिए बेटा। यस सर। C से लेकर P तक यानी CD प्लस DP। CD आपने निकाल दिया 6x, DP निकाल दिया TX, दोनों को प्लस कर लो। अब देखो यहां से 6x प्लस TX अपॉन में √3 है, ये इक्वल टू हमारा H है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ H की वैल्यू आई √3 TX और वहाँ आई 6x प्लस TX अपॉन में √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 TX, उसमें और इसमें x कॉमन, 6 प्लस t, तो यहाँ देखो x से x भी कट जाएगा, 3t इक्वल टू 6 प्लस t, 2t इक्वल टू 6 और t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड कहां से कहां तक का टाइम है बेटा? D से लेकर P तक का टाइम 3 सेकेंड है और C से लेकर D तक का टाइम 6 सेकेंड है। बताओ C से लेकर P तक का टाइम कितना आ जाएगा? 9 सेकंड। 9 सेकंड। चलो चेक करना आंसर, 9 सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? भैया इसमें DP ही पूछा था। अच्छा D, अच्छा तो 3 सेकेंड दे रखा है पीछे। हाँ भैया। ठीक है, ओके। यहां से यहां तक में 6 सेकंड, तो यहां से वहां तक में अब 3 सेकंड और लगेंगे। बोलो बच्चों, सही है क्वेश्चन की नहीं है? हाँ सर। जानवी ठीक है बेटा, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। और Yes, अब रह गया लास्ट, फिर चैप्टर ओवर।
पढ़ा भाई? The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. अच्छा बच्चों, ये कोई टावर है। टावर में बेटा कहता है कि ना इसके बेस से एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक पॉइंट इधर हो सकता है, एक पॉइंट इधर हो सकता है। कह रहे टॉप ऑफ द टावर से इन दोनों पॉइंट्स को हम देख रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है बेटा? हम दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं। और ये जो दोनों पॉइंट भी है ये कितने कितने डिस्टेंस पे हैं? ये पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पे और ये पॉइंट है यहां से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहा आर कॉम्प्लीमेंट्री। बच्चों ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये थीटा है तो ये हमारे लिए 90 माइनस थीटा होगा। इस बात को मानते हो भाई? हाँ सर। हाँ भैया। एक एंगल अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का है, एक 60 का है दूसरा 30 का है, एक 70 का है दूसरा 20 का है। मतलब दोनों का जो सम है वो 90 आना चाहिए। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, प्लस करके देखोगे तो 90 मिल जाएगा। क्या क्या कहता है बेटा? कह रहा कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। और ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? हाइट ऑफ टावर। तो यहां पर एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक लगती है कि अगर मान लो कभी भी किसी टावर से 2 पॉइंट की डिस्टेंस आपको मालूम है कि इस पॉइंट की वहां से डिस्टेंस कितनी है और इस पॉइंट की वहां से डिस्टेंस कितनी है, और ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उस सिचुएशन में इस 9 और 4 का प्रोडक्ट कर लो, 36, उस 36 का स्क्वायर रूट निकाल लो बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ भैया। मैं बोलता हूँ ये 4 है, ये 25 है, तो 25 इंटू 4 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, वो पक्की बात है 10 आएगा। मैं बोलता हूँ ये A है, वो B है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये हाइट होगी इस टावर की। ओके, सो फिलहाल आपको तो पूरा करना है भाई। तो देखो अब ऐसा है ना, ये PQ है, इसको A, इसको B ले लेते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल लो, ABP, इन ट्राइंगल ABP, tan थीटा, tan थीटा हमारे लिए होगा, इसको H मान लेते हैं, AB अपॉन में AP, AB अपॉन में AP। tan थीटा AB बेटा हमारे पास है H और AP बेटा हमारे पास है 9। तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी 9 tan थीटा। सौरभ भी ठीक है? हाँ सर। आप ले लेते हैं यहाँ पे ABP, ABQ, छोटा वाला ABQ, ABQ। तो यहाँ पे 10। एंगल इस बार क्या लेना पड़ेगा बेटा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। सो AB के अपॉन में AQ, AB के अपॉन में AQ। बच्चों चैप्टर 8 में पढ़ाया था ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। हाँ सर। AB यानी कि H और AQ यानी कि 4, तो यहां से H की वैल्यू आ जाएगी 4 cot थीटा। ये होगी इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन बेटा मेरे पास आ चुकी हैं फ्रॉम 1 एंड 2। H की वैल्यू 9 tan थीटा भी है, H की वैल्यू 4 cot थीटा भी है। अरे यार ऐसे तो H हट जाएगा पूरा यार बच्चों, ऐसे तो H हट जाएगा ना यार। ओके, 9 tan थीटा, कॉट का मतलब क्या है? 1/10, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना बन जाएगा बेटे? 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 के अपॉन में 9,
और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 लिख लो। हाँ भैया। हाँ सर। अब हमारा जो h है, h किसके इक्वल है, 9 tan थीटा, और 10 की वैल्यू है कितना, 2/3। क्या आंसर 6 मीटर आ गया। हाँ भैया। हाँ अच्छा, ये मैंने अभी एक तरीका ये लगाया, जैसे आपने यहाँ पर आपने देखा कि जो कॉट है उसको 1/10 लिख दो, 10 इंटू 10 करके 10 स्क्वायर, 9 को नीचे भेज दो तो 4/9, 10 स्क्वायर 4/9 है तो 10 जो होगा वो 2/3 होगा, तो उस 10 को आपने यहाँ पुट किया। एक तरीका क्या है ना बच्चों, हमारे पास यहाँ से tan थीटा की वैल्यू h/9 थी, tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, h/9, और उस cot थीटा की वैल्यू कितनी है, h/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, tan और cot, 10 इंटू cot, cot का मतलब 1/10, वो तब भी लगेगा, h स्क्वायर के अपॉन में 36, ये पूरा कैंसिल, तो h स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा, और h की वैल्यू तब भी आपकी कितनी आएगी, 6 मीटर। तब भी वो 6 ही आएगी भाई। बात समझे कि नहीं समझे। हाँ सर।